नमस्कार। अच्छा, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा महाराजा, लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी तारीखें, है ना? पर इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। यह नजरों की भी कहानी है। आज हम भारत के अतीत को देखेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। तीन ऐसे यात्रियों की आंखों से जो सदियों पहले यहां आए थे। एक था विद्वान, दूसरा एक दिलेर घुमक्कड़ और तीसरा एक आलोचक। और यकीन मानिए, इनकी कलम में वो ताकत थी जिसने दुनिया की भारत के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कभी इस बात पर गौर किया है कि एक ही चीज, बिल्कुल वही चीज, दो लोगों को इतनी अलग क्यों दिख सकती है? जवाब बहुत सीधा सा है, नजरिया। और ये बात तब और भी मजेदार हो जाती है जब कोई बाहर से आता है। उसकी नजरें ना अक्सर उन छोटी छोटी चीजों पर अटक जाती हैं जिन्हें हम और आप रोज देखते हैं, इतना ज्यादा कि शायद अब नोटिस भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर नारियल और पान को ही ले लीजिए। अपने लिए ये कितनी आम बातें हैं ना, रोज की जिंदगी का हिस्सा। पर जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसने ये चीजें पहले कभी देखी ही ना हो, उसके लिए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होंगे। और बस इसीलिए उन्होंने इन जैसी एकदम साधारण सी दिखने वाली चीजों को अपने ट्रैवलॉग्स में इतनी दिलचस्पी और बारीकी से दर्ज किया। और देखिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। आज मध्यकालीन भारत के बारे में हम जो भी जानते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांतों से आता है। हाँ, बिल्कुल, ये उनके अपने नजरिए से रंगा हुआ है, लेकिन ये हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो वाकई अनोखी है, जो शायद हमें कहीं और से नहीं मिलती। तो आज हम ऐसे ही तीन खास मुसाफिरों से मिलने वाले हैं। तीनों अलग अलग सदियों में आए और तीनों ने भारत को अपनी अपनी नजरों से दुनिया को दिखाया। सबसे पहले 11वीं सदी के विद्वान अल बिरूनी, फिर चलेंगे 14वीं सदी के जुनूनी घुमक्कड़ इब्न बतूता के पास, और आखिर में 17वीं सदी के यूरोपीय आलोचक फ्रांसवा बर्नियर से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले यात्री से, अल बिरूनी। और एक बात साफ कर दूं, वो कोई एडवेंचरर नहीं थे, बल्कि वो थे एक बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझने वाले एक स्कॉलर। अल बिरूनी का माहौल ही ज्ञान का था। वो एक ऐसी दुनिया में पले बड़े जहां सीखना, पढ़ना और विचारों पर बहस करना यही सबसे बड़ा काम माना जाता था। तो उनकी इच्छा सिर्फ घूमने फिरने की नहीं थी, बल्कि वो किसी भी जगह को उसकी जड़ तक जाकर समझना चाहते थे। उनकी कहानी शुरू होती है 973 में, आज के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। उस जमाने में ख्वारिज़्म पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अल बिरूनी खुद कई भाषाएं जानते थे, मतलब एक पॉलीमैथ थे। पर फिर किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर हमला किया और अल बिरूनी को बंदी बनाकर अपनी राजधानी गजनी ले गया। और मज़े की बात देखिए, इसी कैद ने भारत के लिए उनके दरवाजे खोल दिए। गजनी में ही उनकी दिलचस्पी भारत में जागी। उन्होंने कई कई साल ब्राह्मण विद्वानों के साथ गुजारे, संस्कृत सीखी और यहाँ के धर्म, समाज और विज्ञान को बहुत गहराई से समझा। और इसी समझ का नतीजा है उनकी सबसे महान रचना, किताब उल हिंद। अरबी में लिखी हुई ये किताब कोई छोटी मोटी डायरी नहीं थी। ये एक विशाल ग्रंथ है। पूरे 80 चैप्टर्स हैं इसमें। धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, कानून, विज्ञान, भारत का शायद ही कोई पहलू हो जो उन्होंने छोड़ा हो। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है, लगभग एक ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसा, जिससे पता चलता है कि गणित में उनकी कितनी गहरी रुचि थी। और जानते हैं अल बिरूनी ने अपनी किताब क्यों लिखी? उनका मकसद बहुत साफ था। वो किसी पर अपनी राय नहीं थोपना चाहते थे, बल्कि जैसा उन्होंने खुद लिखा, वो तो बस उन लोगों के लिए जानकारी का एक जरिया बनाना चाहते हैं जो हिंदुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं। वो असल में ज्ञान के जरिए दो संस्कृतियों के बीच एक पुल बना रहे थे। चलिए अब गियर बदलते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे यात्री से, जो अल बिरूनी से आप कह सकते हैं 180 डिग्रीज अलग थे। ये हैं इब्न बतूता, एक ऐसा इंसान जिसे किताबों से ज्यादा सड़कों पर भरोसा था, जिन्हें हर चीज को खुद अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने का जुनून था। जरा इस नक्शे को देखिए, ये उनकी यात्रा की एक छोटी सी झलक है और यही अपने आप में एक हैरत अंगेज कहानी है। भारत पहुंचना, वो तो उनकी यात्रा का बस एक पड़ाव था। इससे पहले तो वो मध्य एशिया और मिडल ईस्ट के ना जाने कितने रेगिस्तान, पहाड़ और शहर पार कर चुके थे। मतलब उनकी यात्रा का जो स्केल है ना, वो वाकई दिमाग घुमा देता है। तो जैसा मैंने कहा, इब्न बतूता की सोच अल बिरूनी से बिल्कुल अलग थी। वो मानते थे कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया को नापने में है। यात्राओं से जो तजुर्बा मिलता है, वही सच्ची नॉलेज है। उन्हें बस एक ही शौक था, घूमना
और नई नई जगहों, नए नए लोगों के बारे में जानना। और उनकी जिंदगी किसी एडवेंचर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सोचिए जरा, सिर्फ 22 साल की उम्र में मोरक्को में अपना घर छोड़ा, दुनिया घूमते घामते 1333 में सिंध पहुंचे। यहां दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनसे इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें दिल्ली का जज यानी काजी बना दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सुल्तान ने उन्हें अपना दूत बनाकर चीन के मिशन पर भेजा, और जब वो लगभग 30 साल बाद 30 साल अपने घर लौटे तो वो सचमुच पूरी दुनिया देख चुके थे। लेकिन एक मिनट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 14वीं सदी में ट्रैवल करना आज की तरह आसान नहीं था। कोई फ्लाइट्स नहीं, कोई ट्रेनें नहीं, रास्ते खतरों से भरे हुए थे। ये मुगल पेंटिंग उसी दौर के एक खतरे की एक झलक दिखाती है। और इब्न बतूता ने इन खतरों को सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि खुद झेला था। वो लिखते हैं कि एक बार मुल्तान से दिल्ली जाते हुए उनके कारवां पर लुटेरों ने हमला कर दिया। सोचिए, उनके कई साथी मारे गए और जो बचे वो और इब्न बतूता खुद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सिर्फ सिंध से दिल्ली इस सफर में उन्हें करीब करीब 50 दिन लग गए थे। 50 दिन, ये एक छोटा सा आंकड़ा उस दौर की यात्रा की मुश्किलों को बताने के लिए काफी है। पर खतरा सिर्फ जिस्म को नहीं था, एक इमोशनल बोझ भी था। हजारों मील दूर, घर परिवार से अलग। उन्होंने खुद लिखा है कि एक बार वो अपने अकेलेपन से इतने परेशान हो गए कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वो फूट फूट कर रोए। ये एक वर्ल्ड ट्रैवलर के दिल की आवाज थी, जो हमें याद दिलाती है कि इन सब कहानियों के पीछे वो भी एक इंसान ही थे। और अब मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी यात्री से, फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर एक बिल्कुल अलग दौर से थे और उनका नजरिया भी बिल्कुल अलग था। वो अपने साथ लेकर आए एक यूरोपियन नज़र, एक ऐसी नज़र जो हर चीज को तौलती थी, तुलना करती थी और अक्सर आलोचना भी करती थी। बर्नियर पेशे से फ्रांस में एक डॉक्टर, एक फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे। वो 17वीं सदी में मुगल इंडिया आए थे, मौकों की तलाश में। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य की शान और शौकत के चर्चे पूरे यूरोप में थे। वो यहाँ पूरे 12 साल रहे। इस बीच वो शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन भी बने और मुगल दरबार के एक बड़े अमीर के साथ काम भी किया। बर्नियर के बारे में जो सबसे खास बात है, और शायद सबसे विवादित भी, वो है उनका देखने का तरीका। वो इंडिया में जो कुछ भी देखते उसकी तुलना फौरन यूरोप से करते थे। उनके दिमाग में विकास का, तरक्की का एक ही पैमाना था, और वो था यूरोप। और जाहिर है, जब उन्होंने भारत को इस यूरोप वाले पैमाने पे तौला तो उनका निष्कर्ष क्या था? उन्होंने यहाँ की स्थिति को दयनीय बताया, डिस्मल। उनके लिखे हुए किस्से यूरोप में बहुत पॉपुलर हुए, खूब छापे गए, खूब पढ़े गए, और उन्हीं की लिखाई ने आने वाली कई सदियों तक ओरिएंट यानी पूरब के बारे में यूरोप की सोच को एक शक्ल दी। तो ये थे हमारे 3 यात्री, 3 अलग अलग सदियां, 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए, एक विद्वान, एक घुमक्कड़, एक आलोचक। अब सवाल ये है कि जब हम इन तीनों की नजरों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारे सामने अतीत की कैसी तस्वीर बनती है? यहां हम तीनों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ अल-बिरूनी, जिनकी प्रेरणा थी ज्ञान और तरीका था पढ़ना लिखना। उन्होंने हमें भारत पर एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया दी। दूसरी तरफ इब्न बतूता, जिनका जुनून था घूमना और अनुभव करना। उन्होंने हमें उस दौर के समाज की एक जीती जागती सांस लेती हुई कहानी सुनाई। और फिर थे बर्नियर, जो यहाँ विश्लेषण करने आए थे, और उन्होंने एक ऐसा क्रिटिकल अकाउंट छोड़ा जिसने यूरोप की सोच पर बहुत गहरा असर डाला। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज के इस डिजिटल दौर में जब हम सब अपनी तस्वीरें, अपनी पोस्ट्स, अपनी स्टोरीज दुनिया से शेयर करते हैं, तो क्या हम भी अपने समय के यात्री नहीं बन गए हैं? और जरा सोचिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा इतिहास लिख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।